मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, आपका मन अगर हार मानता है तो आप निश्चित रूप से हार जाते हो, लेकिन जब तक आपका मन हार नहीं स्वीकार करता तब तक आप कभी नहीं हारते। आप किसी कार्य में असफल होते हो, हार जाते हो, लेकिन जब तक आपका मन उस कार्य के प्रति पूरी लगन और निष्ठा के साथ एक और प्रयास करने का आपको संकेत देता है तो आपको अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मन है वो हारा नहीं है। जब तक आपका मन नहीं हारेगा आप कभी नहीं हार सकते। आप हर समय सफलता के निकट रहोगे। आपके मन की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। आपके मन को कभी हारने मत दो, क्योंकि आपकी सोच नियति को जो संप्रेषित करेगी आप वही करोगे। इसलिए अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखिए, क्योंकि सकारात्मक वह गुण है जो व्यक्ति को कभी असफल नहीं होने देता, व्यक्ति को कभी हताश नहीं होने देता। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगेड़ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम इससे पहले हिंदी के कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। हम विशेषण टॉपिक पढ़ रहे हैं और विशेषण के हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण मैं दो ही इसके भेद करा पाया। आज जो 3 भेद और बच गए हैं वो करवाऊंगा। इसके अलावा संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं, क्रिया से विशेषण किस प्रकार से बनाते हैं, उपसर्ग से विशेषण किस प्रकार से बनाते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन। विशेषण, हमने विशेषण के भेद पढ़े थे 2। हमने विशेषण के 5 भेदों के बारे में आपको बताया था। तो पहला भेद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया था। इसके मैंने आपको 7 रूप बताए थे। दूसरा संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके 2 भेद बताए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। 2 इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 पढ़ लिए थे। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा विशेषण का भेद पढ़ेंगे, परिणामवाचक विशेषण। क्या होता है? वह शब्द या जिस शब्द के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा, कह सकते हो आप, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का बोध होता है। फिर से देख लो, जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का बोध होता है, उसको हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाप या तोल, जैसे 2 किलोग्राम चीनी, जरा सी चीनी, जरा सी चीनी,
2 लीटर दूध, 5 किलोमीटर, ये सभी क्या आएंगे, परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब कहीं पे तो 2 आया हुआ है, कहीं पे जरा सा आया हुआ है, कहीं पे बहुत अधिक आया हुआ है, कहीं पे कम आया हुआ है, तो ये भी उसके उपभेदों के अनुसार है। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? परिणामवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता हो, निश्चित, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 2 किलोग्राम या 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, 2 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए, वह है 5 मीटर कपड़ा है। जयपुर यहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया? इसका दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या परिभाषा है इसकी? कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध होता हो। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का, या जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित, या ऐसे कह सकते हो कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता हो, निश्चित नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कई बच्चे, थोड़ा सा दूध, थोड़ा दूध लिख सकते हो आप, थोड़ा दूध। अभी लिखा था जरा सी चीनी, ये भी इसी का उदाहरण है, जरा सी चीनी। यानी उसमें कुछ निश्चित ना हो, निश्चित नाप या तोल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसको
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके मैंने उदाहरण लिखवा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ेंगे इसका चौथा भेद, सार्वनामिक। अब इसका चौथा भेद है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम से संबंधित विशेषण। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम से संबंधित, विशेषण मतलब विशेषण। वे सर्वनाम जिनका विशेषण की भांति प्रयोग किया जाता है, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो अकेले आए वो तो सर्वनाम हो गए, अकेले आएंगे, जब सर्वनाम अकेले आएंगे वो तो सर्वनाम हो गए, लेकिन जब सर्वनाम शब्दों के साथ में संज्ञा शब्द आ जाए वहां पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कैसे? वे शब्द कौन कौन से होते हैं सार्वनामिक शब्द? यह, वह, इस, उस, यह, वे आदि। यह, वह, इस, उस, वे, ये आदि, ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। जब ये सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर सार्वनामिक विशेषण आता है। और यही शब्द यह, वह, इस, उस, ये, वे जब ये अकेले आए तब ये सर्वनाम शब्द होते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण, वह व्यक्ति चला गया। वह व्यक्ति चला गया। दूसरा उदाहरण करें, यह गाय सीधी है। यह गाय सीधी है। वे दिन बीत गए। वे दिन बीत गए। ये शब्द वह व्यक्ति, यह गाय, वे दिन। अब देखो ये शब्द हैं, वह शब्द है, यह शब्द है, वे शब्द है। ये तीनों जो शब्द हैं ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द है जब ये अकेले आते हैं। जैसे राम बाग में गया, वह वहां फूल तोड़ रहा था, उसने वहां फूल तोड़े। या वह वहां खेला, राम मैदान में गया, वह वहां खेला। वह का मतलब सर्वनाम से हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, सर्वनामिक विशेषण में जब सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हों वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। या फिर ये भी बताया है कि जब सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाएं वहां पे ये सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो यह, वह, वे ये सर्वनाम शब्द है। व्यक्ति, गाय और दिन ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द। तो इन सर्वनाम शब्दों के साथ में विशेषण शब्द आ गए। वह के साथ व्यक्ति आ गया, यह के साथ गाय आ गया, वे के साथ दिन आ गया। तो जो वह, यह, वे ये जो शब्द हैं वे सर्वनामिक शब्द कहलाएंगे। समझ में आ गया? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कि वे सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनके साथ संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा शब्द आते हैं, वहां पर वे सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है? तो वह, यह, वे ये
सर्वनाम शब्द हैं और इनके साथ ये विशेषण शब्द संज्ञा शब्द आ गए, तो ये संज्ञा शब्द के आने से ये सर्वनाम शब्द हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कंठस्थ समझ में आ गया? हमारे 4 भेद हो गए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण वे शब्द जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। वे शब्द जिनका प्रयोग या वे विशेषण शब्द जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण? जिसका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। जापानी गुड़िया, जापानी गुड़िया। अमेरिकन लोग, अमेरिकन लोग। भारतीय वेशभूषा, भारतीय वेशभूषा। तो जिन विशेषणों का प्रयोग का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, बनारसी, जापानी, अमेरिकन, भारतीय, ये जो शब्द हैं वे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। फिर से सुन लो, फिर से ध्यान दो। जिस विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। जापानी गुड़िया, तो ये जो बनारसी, जापानी, अमेरिकन, भारतीय, बीकानेरी भुजिया, ये जो शब्द हैं ये शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। समझ में आ गया? बनारसी, जापानी, अमेरिकन, भारतीय, बीकानेरी, मथानिया मिर्च, तो मथानिया व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। ये शब्द ही क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया हो तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारे विशेषण के 5 भेद हो गए। अब हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि संज्ञा से विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उपसर्ग से विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इनके मैं 5-5, 6-6 शब्द मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, अब हम संज्ञा से विशेषण, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनाएंगे। जैसे प्यार, संज्ञा शब्द है प्यार। अब संज्ञा से विशेषण शब्द बनाएंगे तो प्यारा, प्यारा, प्यारा है मतलब उसकी विशेषता है, ये विशेषण शब्द बन गया। समाज से सामाजिक, धन से धनी, धन मतलब बहुत धन है, तो धन क्या है? संज्ञा शब्द है लेकिन धनी हो गया, धनी है तो इसकी मतलब इसकी विशेषता बताई गई, धनी हो गया। रंग, रंगीला। देहात कि वह व्यक्ति देहात है, देहात, देहात हो गया, संज्ञा हो गई। वह देहात है,
और वह देहाती है, उसकी विशेषता होगी देहाती। तो संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे तो यह, जो, मैं, तुम, कौन, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, कौन से कैसा, ये सर्वनाम से विशेषण होंगे। अब क्रिया से विशेषण शब्द बनाएंगे। भागना, भागना क्रिया है, लेकिन जो भाग जाता है उसको क्या कहेंगे? उसकी विशेषता क्या होगी? भगोड़ा, भगोड़ा। तो ये विशेषण शब्द हो गया। लड़ना, लड़ना क्या है? लड़ना क्रिया है, लेकिन लड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उसकी विशेषता होगी लड़ना, तो उसको क्या कहेंगे? लड़ाकू, विशेषता होगी तो विशेषण हो गया। लूटना, लूटना एक क्रिया है, लेकिन जो लूटेगा उसको उस लूटने के विशेषता के हिसाब से क्या कहेंगे? लुटेरा। ठीक है, तो ये इसकी ये विशेषण शब्द हो गया। अब उपसर्ग से विशेषण शब्द बनाएंगे। उपसर्ग से विशेषण, अ उपसर्ग लगाकर संज्ञा का शब्द जो बनाएंगे, अ उपसर्ग लगा के अयोग्य है, अपूज्य है, अबोध है, ये सभी अ उपसर्ग लगाकर संज्ञा से विशेषण बनाएंगे। नि प्लस संज्ञा, नि उपसर्ग और इसके साथ में संज्ञा शब्द, निर्दोष, निर्गुण, निर्भय, ये सभी। दुह प्लस संज्ञा, दुह उपसर्ग लगाकर संज्ञा के साथ विशेषण कैसे बनाएंगे? दुर्जन, दुर्बल, ये शब्द। श उपसर्ग लगाकर संज्ञा का विशेषण कैसे बनाएंगे? शपूत, सजल, सफल, ये सभी। ऐसे बहुत से और उपसर्ग हैं जिसके संज्ञा के साथ मिलकर ये विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी अवस्थाएं पढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इनके गुणों को पहचानने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषण की अवस्थाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के गुणों की, व्यक्ति या वस्तु के संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता लगाने के लिए इनकी अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी अवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। एक तो मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के भी बारे में मैं भी बताऊंगा। इनसे संबंधित कुछ शब्द आपको लिख के बता रहा हूं। ये देखिए, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई मैंने, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। किसे कहते हैं? मूलावस्था विशेषण की सामान्य अवस्था है, ये सामान्य अवस्था है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था 2 संज्ञा या सर्वनामों की तुलना है। एक को दूसरे से या तो अधिक या कम बताया जाता है। और उत्तमावस्था एक समूह है, बहुत अधिक व्यक्ति हैं, एक समूह है, उन समूह में सर्वश्रेष्ठ को बताया जाता है। ये 3 अवस्थाएं हैं। सामान्य अवस्था, दूसरी 2 संज्ञा या सर्वनामों के बीचों की तुलना, और तीसरी एक समूह में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे उच्च, उच्च मूलावस्था है उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर। उत्तरावस्था क्या है? उच्चतर, यानी 2 व्यक्तियों के बीच राम मोहन से उच्चतर है, 2 हो गया। उत्तमावस्था उच्चतम, वह सब में उच्चतम है, समूह में सबसे उच्चतम हो गया। ऐसे ही अच्छा, वह अच्छा है, वह उससे अच्छा है और वह सबसे अच्छा है, 2 व्यक्तियों के बीच में हो गया। राम अच्छा है, राम मोहन से अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, ये अवस्थाएं हो गई। उच्चतम, वह ऊंचा है, वह उससे ऊंचा है, वह सबसे ऊंचा है। ऐसे ही लघु, लघु, लघुतर, लघुत्तम, ये 3 अवस्थाएं हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ये 3 अवस्थाएं हैं विशेषण की। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। साथियों, ये हमारा विशेषण का टॉपिक है वो पूरा हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो आपको सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आने वाली परीक्षाओं में ये हिंदी व्याकरण जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, आप अपनी सफलता को छुएं। आप हमेशा हर कंपटीशन एग्ज़ाम को, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप दें उसमें आप हिंदी में पीछे ना रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ भारती, जय हो।